आज उसी कम ब्लड का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो पढ़ा रहे थे उसी में हम लोग अलग और दूसरा क्लास जोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक और उसका फंक्शन। आज हम लोग बात करते हैं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। यस, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो कि हमको लगता है स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि कोई कमेंट अभी तक नहीं आया। अगर किसी भी वीडियो में कोई भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट ओवर देयर, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो। अब इस कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में बात करते हैं हम लोग। तो ब्लड के पूरे कंपोजिशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, और एक को कहा जाता है लिक्विड कंपोनेंट या प्लाज्मा। ठीक है, दैट इज द वन थिंग इज कॉल्ड, जो ब्लड को पूरे कंपोनेंट को, ब्लड के कंपोजिशन को हम लोग दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर लिए। एक फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा होता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है क्या, ये वो पार्ट है, वो कंपोजिशन है या वो कंपोनेंट है ब्लड का जिसका एक डिफिनिट शेप फिक्स होता है, इसीलिए इसको कहा गया फॉर्म्ड एलिमेंट। इसीलिए कहा गया फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसको हम लोग सॉलिड कंपोनेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड कंपोनेंट। जबकि प्लाज्मा को हम लोग लिक्विड कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसका कोई डिफरेंट शेप, जो वी नो दैट लिक्विड डजेंट हैव द डिफरेंट शेप ओवर देयर, कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट में ना लेके इसको प्लाज्मा में लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्लड का सिर्फ उस पार्ट को, उस कंपोजिशन को, उस कंपोनेंट को लेते हैं जिसका एक डिफरेंट शेप है। डिफरेंट शेप है तो उसको हम लोग लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। जब डिफरेंट शेप नहीं है तो वो सब चला जाता है इनटू द प्लाज्मा या लिक्विड कंपोनेंट। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट नियर अबाउट टोटल ब्लड का 45% विल बी द फॉर्म बाय द फॉर्म्ड एलिमेंट एंड 55% विल बी द फॉर्म बाय द प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा फॉर्म करता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। इस फॉर्म्ड एलिमेंट में फिर अगर हम लोग देखते हैं तो देयर आर तीन कंपोनेंट आता है इसमें। एक है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट या इसी को बोलते हैं हम लोग आरबीसी। फिर दूसरा कंपोनेंट है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट या इसी को कहते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। यस, एंड थर्ड कंपोनेंट इज द थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, और इसको कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा में आएंगे तो प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स का मिनरल्स आयंस रहता है, मिनरल्स आयंस। दूसरा कंपोनेंट इसका होता है वाटर एंड थर्ड वन इज द प्रोटीन। ठीक है, तो ये सॉलिड कंपोनेंट यानी फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन होता है, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, एंड थ्रोम्बोसाइट दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या होता है, 55% लिक्विड कंपोनेंट, उसमें मिनरल्स या डिफरेंट टाइप्स का आयंस हम लोग के ब्लड में होता है, उसको लेते हैं हम लोग। वाटर रहता है और प्रोटीन रहता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इरिथ्रोसाइट, जो आपके लिए 11-12 भी एग्जाम के लिए भी, और साथ में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंसेप्ट चाहिए उसको भी साथ में इसी चैनल पे आपको कम्युनिटी में हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन भी देंगे एंड ट्राई टू ऑल ऑफ यू डू द आंसर ओवर देयर। ओके, तो लेट्स कम टू द इरिथ्रोसाइट। आज हम लोग बात करते हैं इरिथ्रोसाइट और आरबीसी का। पहले इरिथ्रोसाइट और आरबीसी को डिटेल करते हैं। इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, इरिथ्रोसाइट या इसको कहते हैं हम लोग आरबीसी। ठीक है, ये जितना भी फॉर्म्ड एलिमेंट है अगर उसमें हम लोग बात करें तो ये 98% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द आरबीसी। हम लोग के बॉडी में, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट जितना है
उसका 98% हाई परसेंटेज ओवर देयर 98% विल बी द फॉर्म बाय द आरबीसी। सिर्फ 2% जो होता है वो होता है अदर फॉर्म्ड एलिमेंट, जो हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। यस, यानी थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो उसमें 98% जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट, एकदम याद रखिए डेटा, 98% फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी ही होता है। यस, ये आरबीसी को अगर हम लोग देखते हैं, इफ यू सी द आरबीसी, ये होता है मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ द मैमल, मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मैमल। मैमल का जो मैच्योर्ड आरबीसी होता है ये होता है नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लिखने के लिए स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इसमें जितना भी सेल ऑर्गेनेल है ऑल ऑफ देम रिमेन एब्सेंट। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट हो ही गया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, देयर इज द राइबोसोम एब्सेंट होता है। मीन्स इट कंटेन्स द ओनली व्हाट विल हैपन, जो मेम्ब्रेन के नाम पे इसके पास होता है ओनली सेल मेम्ब्रेन, रेस्ट ऑफ देम आर रिमेन एब्सेंट। ये नॉन न्यूक्लिएटेड लिखते हैं सभी मैमल्स का, एक्सेप्ट कुछ मैमल है जैसे कैमल का, कैमल, एलिगेटर, इसमें आपको मिलेगा दैट इज द व्हाट विल हैपन इन दिस वन यू कैन गेट द न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, रेस्ट में इसका अगर हम लोग नंबर देखेंगे, ये 4.5 से लेके 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है। 1 मिलीमीटर क्यूब में 4.5 से लेके 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में आरबीसी होता है। मीन्स लार्ज नंबर में होता है, जो कि ऑलरेडी परसेंटेज आपको पता है, पूरे ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट जितना है उसका 98% आरबीसी ही है। ठीक है, इसके बाद इसका अगर हम लोग शेप देखेंगे, शेप अगर देखते हैं इसका, तो ये होता है क्या, इट इज द बाइकनकेव इन शेप, ये बाइकनकेव इन शेप होता है। इस शेप का भी इंपॉर्टेंस है, आगे डिस्कस करते हैं। बाइकनकेव इन शेप होता है ये पूरे डायमीटर अगर इसका लेते हैं हम लोग 7.5 माइक्रोन मीटर, और एज में जहाँ पे ये थिकेस्ट होता है वहाँ पे लीजिएगा तो 2 माइक्रोन मीटर, और सेंटर में ये थिनेस्ट होता है, इसको कहते हैं 1 माइक्रोन मीटर। ओके, तो ये बाइकनकेव इन शेप होता है। यस, डायमीटर हो गया 7.5 माइक्रोन मीटर, ये इसका एज पे जहाँ पे ये थिकेस्ट होता है उसका पर लीजिएगा 2 माइक्रोन मीटर, और जहाँ पे सेंटर में ये थिन होता है, क्योंकि बाइकनकेव होता है तो सेंट्रल पार्ट थिन होगा, तो जो थिनेस्ट में है वहाँ पे है 1 माइक्रोन मीटर। ओके, अदर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आरबीसी कंटेन्स द हेमोग्लोबिन, और यही कारण है इसमें जो न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब बताए, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर रिमेन एब्सेंट बिकॉज टू कीप द प्लेस और टू क्रिएट द प्लेस फॉर द हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक आरबीसी में अगर बात करेंगे, नियर अबाउट 100 मिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, 100 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। यस, एचपी लिखते हैं, या हेमोग्लोबिन होता है। इसी हेमोग्लोबिन को रखने के लिए क्या होता है यहाँ पे, दैट इज द अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर रिमेन एब्सेंट, क्योंकि अगर सभी सेल ऑर्गेनेल ही प्रेजेंट होता, वही पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता, देन व्हाट विल हैपन, ये हेमोग्लोबिन कहाँ रखता। रहा बात दूसरा, अगर ये हेमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं होता तो प्लाज्मा में भी हो सकता था। क्यों नहीं है प्लाज्मा में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये चीज़ है क्या, जो 100 मिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हेमोग्लोबिन को रखने के लिए, 100 मिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रखने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल है, all of them are remain absent, all of them are remain absent. Okay, after this, इसके बाद इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, इसका एरिया बाइकनकेविटी से क्या इसको फायदा मिलता है, इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर ये स्फेरिकल होता तो 2 प्रॉब्लम होता, इतना इसका सरफेस एरिया क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और
दूसरा क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसके पेरीफेरी में तो ठीक है, और जो इसके सेंटर में कोर में आता इसको यहाँ से प्रेशर ग्रेडियंट कम मिलता है, इसको डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण प्रेशर ग्रेडियंट कम मिलता है, जिससे डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन, रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। बाइकन्केविटी से क्या बेनिफिट है, एक जब बाइकन्केविटी से हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एकदम क्लोज टू द सरफेस होता है, सरफेस के बहुत ही क्लोज होता है, जिससे रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये हाई होता है। ठीक है, अगर बाइकन्केविटी ऑफ द आरबीसी लूज कर जाता है, याद रखिएगा बाइकन्केविटी अगर लूज कर जाता है तो उस डिजीज को हम लोग कहते हैं स्फेरोसाइटोसिस, यानी अगर आरबीसी स्फेरिकल इन शेप हो गया, या यू कैन से दैट इज द बाइकन्केविटी ऑफ द लॉस्ट, बाइकन्केविटी ऑफ आरबीसी इज लॉस्ट। अगर ये लूज कर जाता है तो इस डिजीज को हम लोग कहते हैं स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरोसाइटोसिस। इससे क्या हुआ, रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा आरबीसी का। यस, यहाँ पे ये ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया अगर बात करिएगा आरबीसी का, तो इसका सरफेस एरिया नियर अबाउट आरबीसी का हो जाता है, क्योंकि बाइकन्केव बहुत ही ज़्यादा निकलता है, 135 माइक्रोन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का बात कीजिएगा तो वॉल्यूम एवरेज में इसका आ जाता है 18 मिलीमीटर क्यूब, माइक्रोन मीटर क्यूब। ओके, तो दिस इज द हैपन, इसका ये है। इसके अलावा आरबीसी का कुछ अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी है, क्योंकि जनरल सेल जितना भी हम लोग देखते हैं वो सेल क्या देखते हैं, जो दैट इज द नॉट द बाइकन्केव आइदर स्फेरिकल और ओवल इन शेप, लेकिन ये बाइकन्केविटी को मेंटेन करता है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। देयर आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टू द आरबीसी। क्या है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे इसके हम लोग मेम्ब्रेन का बात करते हैं, तो जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जनरल सेल में होता है वही होता है, यहाँ भी लिपोप्रोटीनस है, लेकिन उसके साथ कुछ स्पेशल होता है। क्या होता है, इसके आउटर सरफेस में, आरबीसी के आउट सरफेस जो है सेल मेम्ब्रेन, तो आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन, ये ग्लाइकोफोरिन क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, और यही बनाता है एंटीजन। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे, उसका भी वीडियो लाएंगे। तो ये क्या है, ग्लाइकोफोरिन जो होता है ये डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यही एंटीजन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, आउटर सरफेस पे होता है, और उसी एंटीजन के बेसिस पे लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप का बेस लाया, और आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। वैसे बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन मोर कॉमन सिस्टम, कहीं ज़्यादा चलने वाला सिस्टम है वह एबीओ सिस्टम है, जो कि कार्ल लैंड स्टेनर लिए थे। ठीक है, तो ये ग्लाइकोफोरिन जो होता है ये बनाता है एंटीजन, ये एंटीजन बनाता है, एक ये हो गया। दूसरा, इसके इनर सरफेस में, यही मेम्ब्रेन के अगर हम लोग इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन देखते हैं, इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, तो अगर इसके इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी देखते हैं, यहाँ पे दो स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, एक है स्पेक्ट्रिन एंड एक है एक्टिन। यस, अब ये स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन क्या है और क्या फंक्शन करता है, तो होता क्या है, आई थिंक क्लियर है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई अगर छोटा होगा तो टेस्ट में दे दूं, नहीं तो टेक्स्ट में कर देंगे आपको, अदरवाइज विल बी द टेक द वन डेडिकेटेड वीडियो फॉर यू। ओके, दो प्रोटीन होता है, एक होता है एक्टिन एंड मायोसिन। दिस टू प्रोटीन रिमेन प्रेजेंट इन द मसल्स, मसल्स में ये प्रेजेंट होता है हम लोग का। ठीक है, मसल्स में जो ये प्रेजेंट होता है, तो ये एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। लेकिन ये मायोसिन प्रोटीन जो होता है ये होता है थिन प्रोटीन, सॉरी थिक प्रोटीन। मायोसिन जो होता है ये होता है थिक प्रोटीन, मोटा होता है ये, इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर आता है, दैट इज द थिक प्रोटीन।
इसीलिए एक्टिन थिन प्रोटीन है, तिरसों के थिन प्रोटीन है तो वह है यहाँ पे, लेकिन मायोसिन के जगह पे आरबीसी में होता है स्पेक्ट्रिन। आरबीसी में होता है क्या? स्पेक्ट्रिन। ये स्पेक्ट्रिन क्या करता है आरबीसी को? ये हेल्प करता है इसके बाइकन्केविटी को मेंटेन करने के लिए। इनर सरफेस में होता है ये। तो अब बोलेगा मायोसिन क्यों नहीं था सर? मायोसिन भी रहता है, मायोसिन मसल्स में है तो ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करता। तो होता क्या है, मायोसिन ठीक होने के कारण अगर ये मायोसिन प्रोटीन इसके सरफेस पे रहेगा तो इसका मेम्ब्रेन जो होगा वह थिक हो जाएगा। और फिक्स लॉ कहता है किसी भी डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन से जो वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रांसफ्यूज करता है, डिफ्यूज करता है इन द यूनिट टाइम, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कहने का मतलब अगर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम हो जाएगा। यस, रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम होगा। इसीलिए यहाँ पे होता क्या, देर इज द मायोसिन अब्सेंट होके, क्योंकि मायोसिन थिक प्रोटीन है तो वह मेम्ब्रेन को थिक बना देगा। थिक बना देगा तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसी रेट ऑफ द डिफ्यूजन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे दूसरा प्रोटीन जो एक्टिन के साथ होता है और कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट करता है वह थिन प्रोटीन है, दैट इज द स्पेक्ट्रिन। थिन प्रोटीन है स्पेक्ट्रिन। इससे क्या हो गया, मेम्ब्रेन भी थिन हो गया और जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना है वह कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण ये स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन इसके बाइकन्केविटी को भी मेंटेन किए हुए है। साथ में आरबीसी उस ब्लड वेसल से भी क्रॉस कर जाता है जिस ब्लड वेसल का डायमीटर आरबीसी के डायमीटर से कम होता है। वहाँ पे ये स्पेक्ट्रिन एक्टिन क्या करता है, इसको स्क्वीज करता है, एकदम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा के छोटा भी बना देता है, कप शेप में बना देता है। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उस ब्लड कैपिलरीज से भी ये क्रॉस कर जाता है। द ब्लड कैपिलरीज हैविंग द डायमीटर लेस दैन द आरबीसी, आरबीसी से कम होता है। तो ये स्पेक्ट्रिन मायोसिन इज रिप्लेस्ड बाय द स्पेक्ट्रिन। कारण है रेट ऑफ द डिफ्यूजन को मेंटेन रखना, मेम्ब्रेन को थिन रखना। नहीं तो ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोसिन होता तो बेटर होता, लेकिन वहाँ पे रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसके इनर सरफेस मेम्ब्रेन में स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आरबीसी। इसके बाद अगर हम लोग इसका फॉर्मेशन देखते हैं, यस, इफ यू सी द इट्स फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का उसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको कहते हैं हम लोग इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब इस फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी को हम लोग तो इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी होता है, तो इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ वी हैव द, हम लोग का जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का वह डिफरेंट लोकेशन पे होता है। यस, जैसे इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है हम लोग का 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी से बात करते हैं, आफ्टर बर्थ एज नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी से इरिथ्रोपोइसिस शुरू हो जाता है। 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी यहीं से शुरू हो जाता है इरिथ्रोपोइसिस, कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यस, लेकिन शुरू में ही 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी जो हम लोग जनरली जानते हैं जो रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी होता है, ऐसा नहीं है। यस, क्योंकि उस समय में रेड बोन मैरो या बोन मैरो होता नहीं है। तो 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी से शुरू होता है अप टू द 3rd मंथ। 3rd मंथ तक ये होता है फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द यॉर्क। ये मीजोडर्म से होता है, या कहिए ये हो गया इनसाइड द ब्लड वेसल्स ओवर देयर, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। यही एक है जो मीजोडर्म कहने का मतलब है ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रावैस्कुलर, यानी ब्लड वेसल के अंदर होता है इंट्रावैस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस, इसको कहते हैं इंट्रावैस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस। तो 3rd वीक टू 3rd मंथ जो होता है वह इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है फ्रॉम द मीजोडर्म। इसके बाद 3rd मंथ से लेके 3rd मंथ टू 5th मंथ आएंगे। अगर 3rd मंथ टू 5th मंथ आते हैं तो ये शुरू होता है इन द लीवर। इसको हम लोग कहते हैं
हिपैटिक फेज, ये लीवर में होता है इरिथ्रोपोइसिस। ओके, 5th मंथ टू ऑनवर्ड, इसके बाद 5th मंथ से ये शुरू हो जाता है हम लोग के बोन मैरो में। इसके बाद इरिथ्रोपोइसिस जो हम लोग जानते रहते हैं, बोन मैरो में बनता है, ये बोन मैरो में शुरू होता है फ्रॉम द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ऑनवर्ड। इसको कहते हैं हम लोग माइलॉइड फेज। ये है इरिथ्रोपोइसिस का डिफरेंट साइट, कहाँ कहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस होता है। फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी 3rd वीक टू 3rd मंथ मीजोडर्म से। इंट्रावैस्कुलर इरिथ्रोपोइसिस या इंट्रावैस्कुलर फेज कहते हैं इसको। 3rd मंथ से लेके 5th मंथ तक लीवर में, जो इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक फेज। और 5th मंथ एंड ऑनवर्ड होता है फ्रॉम द बोन मैरो, जिसको हम लोग कहते हैं माइलॉइड फेज। ये हो गया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। ओके, अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। डिसऑर्डर भी लेंगे, यस, वो और दूसरे वीडियो में हम लोग डिसऑर्डर का बात करेंगे, सिर्फ ब्लड के कारण जो डिसऑर्डर होता है। इसका फंक्शन, एक्चुअली आरबीसी का फंक्शन हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं हेमोग्लोबिन का फंक्शन, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग आपको देते हैं, लेकिन जनरली हम लोग वो लिखते नहीं हैं या उसको एप्लीकेशन में नहीं है, कहीं यूजेज में नहीं है। होता क्या है, जैसे शुरू में ही आपको बताया क्या, जो आरबीसी रखता है हेमोग्लोबिन, इसीलिए बहुत सारा इसका सेल, ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सभी एब्सेंट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आरबीसी में ना रख के अगर इसको प्लाज्मा में ही रखता तो क्या होता, क्योंकि प्लाज्मा में है, ऐसा कुछ एनिमल्स भी हैं जिसका देयर इज द प्लाज्मा में ही हेमोग्लोबिन होता है। जैसे गुड एग्जांपल है अर्थवर्म, अर्थवर्म के प्लाज्मा में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, वहीं पे मिल जाता है ये। तो हम लोग में भी प्लाज्मा में ही रहता तो क्या प्रॉब्लम था, क्यों आरबीसी में इतना 98% आरबीसी फॉर्म्ड एलिमेंट वही है, ठीक है। तो प्लाज्मा में ही रहता तो क्या होता, तो कहता है कि आप प्लाज्मा में ही अगर रहता तो हम लोग के ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट, या जो कंसंट्रेशन है या जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, इस सब को मेंटेन करने के लिए, फिजियोलॉजिकल लिमिट में रखने के लिए, जितना हेमोग्लोबिन हम लोग के पास है, क्या होता है, एक आरबीसी में 100 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हेमोग्लोबिन है। वो सभी हेमोग्लोबिन को अगर डायरेक्ट प्लाज्मा में रख दें तो सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उतना को मेंटेन रखने के लिए, फिजियोलॉजिकल लिमिट में रखने के लिए, जितना अभी हम लोग का है उस सब मेंटेन रखने के लिए मिनिमम नीड होता है 50 लीटर ऑफ द ब्लड, 50 लीटर ऑफ ब्लड चाहिए। यस, इससे पहले वीडियो में बनाया, जबकि एवरेज एडल्ट हेल्दी पर्सन में ब्लड होता है 5.5 लीटर, 4 to 6 लीटर, एवरेज में हम लोग 5.5 लीटर, मीन्स नियर अबाउट 10 टाइम्स ब्लड ज़्यादा चाहिए। 10 टाइम्स ब्लड ज़्यादा चाहिए करने का मतलब क्या है, इट्स 50 लीटर ऑफ द ब्लड को एकोमोडेट करने के लिए तो बॉडी साइज भी बड़ा होना पड़ा। तो ये बॉडी साइज जो अभी है हम लोग का, वो नियर अबाउट 5.5 लीटर को एकोमोडेट कर रहा है। तो 50 लीटर को एकोमोडेट करने के लिए नहीं 10 टाइम्स, तो कम से कम 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स तो ज़्यादा होना पड़ा। 8 टाइम्स भी ज़्यादा हो जाएगा तो एवरेज ह्यूमन का जो हाइट आता है वह 5 फीट 6 इंच, 5 फीट अगर हम रखते हैं तो भी हम लोग हो जाएंगे 30 से 40 फीट का। और एक ह्यूमन अगर 30 से 40 फीट का सभी होने लगेंगे तो यू कैन सी व्हाट हैपन, दैट इज द इनकन्वीनियंट साइज हो जाएगा, बड़ा टफ हो जाएगा शू लेस बांधना। रोड पे अगर कुछ गिर गया बहुत टफ हो जाएगा उसको उठाना, राइट। तो ये होता है क्या, इसीलिए इसको सॉल्यूट पोटेंशियल को, ऑस्मोटिक प्रेशर को लिमिट में रखने के लिए हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इनसाइड द आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है, जिसके कारण कम वॉल्यूम में ही हम लोग का सॉलिड पोटेंशियल फिजियोलॉजिकल लिमिट में है, फंक्शन प्रॉपर वे में हो रहा है। तब क्या, तब फंक्शन हम लोग एक्चुअली लिखते हैं हेमोग्लोबिन का, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन, ये कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स, जिस सेल्स में रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाता है। वैसे हेमोग्लोबिन बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन बनाता है।
ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके बाद पोटेशियम बाइकार्बोनेट। द बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ द कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। लेकिन थोड़ा सा भी है तो हम लोग लिखते हैं क्या, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैरीज CO2 फ्रॉम सेल्स टू लंग्स। ये सेल से लंग्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये है फंक्शन ऑफ द आरबीसी। तो दैट वी आर स्टेट आरबीसी का स्ट्रक्चर देखे, आरबीसी का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखे, यस, और उसको हम लोग कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है वो देखे। साथ में इसका एक लाइफ स्पैन, एक आरबीसी कितना दिन काम करता है और क्यों करता है उतना ही दिन, ये हम लोग चलेंगे। दैट विल बी द हेमोग्लोबिन लाते हैं, हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे। इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। मीन्स एक आरबीसी जो बनता है वह नियर अबाउट 4 मंथ्स के लिए फंक्शन करता है हम लोग के बॉडी में। 4 मंथ्स के बाद ये क्या होता है, तो इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन द लीवर एंड स्प्लीन। स्पेशली लीवर एंड स्प्लीन में ये जाके डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, खास करके स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का शमशान घाट है, वहीं जाके मरेगा। तो दिस इज द हैपेंड, स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। 120 डेज के बाद ये स्प्लीन में और लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हैपेंड अबाउट द आरबीसी। Okay, again will you see you in the next video with the WBC. Okay, thank you very much.